नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बात करेंगे उनमें क्या है खास, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। 2024 के चुनाव में हिंदुत्व और सनातन बीजेपी की ओर से दो बड़े एजेंडे रहने वाले हैं। बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रही है और आज भी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में अंबाजी माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, तो कल यानी मंगलवार को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो वहीं दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है राजस्थान से जुड़ी हुई। दरअसल राजस्थान में मुस्लिम वोटर्स 40 सीटों पर प्रभावी है। कैसा है इनका असर और उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो वहीं शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी अहम जानकारी के साथ। 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? जाति पर, धर्म पर या फिर राष्ट्रवाद पर? विपक्ष के पास जाति का कार्ड है, तो वही बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को धार दे रही है। कैसे, ये भी आपको समझाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वो 2024 पर कितना असर डालेगा ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के गुजरात दौरे पर आज पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने अंबाजी मंदिर में पावड़ी पूजा की और इसके बाद मेहसाणा के खेरालू में 5,941 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनके हाथों हुआ। पीएम मोदी ने दाभोदा गांव में जनसभा को संबोधित किया। मोदी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद रहे और अब प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। केवड़िया में मनाया जाएगा राष्ट्र एकता दिवस। सुबह कल 8 बजे केवड़िया पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। इसके साथ ही राष्ट्र एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेते नजर आएंगे। ई बस और ई साइकिल को हरी झंडी वो दिखाएंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों होना है। 31 अक्टूबर को सुबह 11:15 पर आरंभ 2023 में होंगे शामिल। 98 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को वहां संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल केवड़िया में होंगे, लौह पुरुष की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने, अखंडता और राष्ट्रवाद का संदेश यहां पर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, एक तरफ 5 राज्यों में चुनावी महासमर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी 2024 के मिशन पर लगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद जेपी नड्डा ने तिरुवनंतपुरम में एलडीएफ सरकार के विरोध में सचिवालय के पास प्रदर्शन रैली में भी हिस्सा लेते वो नजर आए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, ऐसे में राजस्थान का समीकरण क्या कहता है? राजस्थान में क्या स्थिति, वो भी आप समझिए। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ कई छोटी छोटी पार्टियां इस चुनावी समर में उतर रही है। राजस्थान में 18 जिलों की तकरीबन 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब इन जिलों में आने वाली तकरीबन 24 सीटों पर मुस्लिमों की नाराजगी और समर्थन दोनों महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में मुस्लिम आबादी तकरीबन 9% थी और अब 2 से 3% बढ़ गई है। राजस्थान का जिक्र हम कर रहे हैं। अगर हम बीते 3 चुनाव के ट्रेंड को देखें तो इन तमाम सीटों पर होने वाला ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इन सीटों पर अगर कांग्रेस बढ़त लेती है तो उसे फायदा होता है। तो चलिए अब सीटों पर बीते 3 चुनाव के परिणामों की भी हम चर्चा कर लें। सबसे पहले बात करते हैं 2008 की, जब कांग्रेस को मिली 21 सीटें, बीजेपी को उस समय मिली 15 सीटें। सपा के खाते में 1 सीट गई, बसपा के खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में, वहीं अदर्स के खाते में 1। 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने इन 40 सीटों में से 17 पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 10 ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के 4 मुस्लिम प्रत्याशियों में से 2 ही जीत सके। वही अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जिस तरीके से ये चुनावी मोड़ और बढ़ता चला गया, ये समझना, ये समीकरण समझना बहुत जरूरी है। 2013 का परिणाम क्या कहता था? कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई थी, बीजेपी के खाते में 30, बसपा के खाते में 1, अदर्स के खाते में 2, राजपा के खाते में 1। तो 2013 में इन 40 सीटों पर बीजेपी ने 6 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 2 ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने उस समय 16 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, लेकिन 16 प्रत्याशी हार गए। और अब बात 2018 की करते हैं, यानी इससे पहले के चुनाव की। उस समय यानी 2018 में कांग्रेस के खाते में गई कुल 30 सीटें, बीजेपी के खाते में आई 9 सीटें, अदर्स के खाते में 1। तो कांग्रेस ने 2018 में 15 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 8 ने जीत दर्ज किया, जबकि बीजेपी ने टोंक से यूनुस खान को टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। और अब हम राजस्थान चुनाव में मुस्लिमों की भूमिका से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और पहलू आपको बता देते हैं।
40 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 30 पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। 16% यानी सर्वाधिक मुस्लिम वोटर्स अलवर की 4 और जैसलमेर की 2 सीटों पर है। जयपुर की 3 सीटों पर 12.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। 7% यानी सबसे कम मुस्लिम वोटर्स धौलपुर सीट पर है। 20 सीटों पर 10% यानी तकरीबन 50 लाख मुस्लिम मतदाता है। अगर मुस्लिम बाहुल्य सीटों को और भी बारीकी से समझने की कोशिश करें तो पूर्वी राजस्थान की 15 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और इनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सीटों पर जीतना बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा रहा है। इन 15 सीटों पर मेव, मीणा, गुर्जर, एससी वोटर्स का दबदबा रहा है। इनका प्रभाव यहाँ देखने को हमेशा मिला है। और अब बात आधी आबादी की, यानी महिलाओं के बारे में बहुत सी बातें होती रहती है, सशक्तिकरण की बातें होती हैं, आरक्षण पर बात होती है, लेकिन हकीकत की जमीन पर क्या असर है, हकीकत कितना है जमीन पर, ये समझना जरूरी है। कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व अब तक मिलता रहा है, महिलाओं की स्थिति क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे मरुधरा से। मरुधरा में महिलाओं को लेकर के सियासत क्या कुछ सोचती है, क्या करती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आजादी के बाद से अब तक राजस्थान में सिर्फ 185 महिलाएं ही विधायक बन सकी हैं। ज्यादा पीछे नहीं, लेकिन 1990 से ही अगर बात कर ले तो आपको वो डेटा बताते हैं। साल जिसमें कितनी महिलाएं लड़ी और कितनी जीती, ये आपके लिए समझना जरूरी है। साल 1990 की अगर हम बात करें तो वहां पर महिलाएं लड़ी 93, ये नंबर है, और 11 महिलाओं ने जीत दर्ज किया। 1993 में 96 महिलाएं लड़ी और 9 महिलाओं ने जीत दर्ज किया। 1998 में 69 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और 14 को जीत मिली। 2003 में 118 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें 12 को जीत मिली। 2008 में 154 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, वही जो जीत दर्ज की 154 में से वो महिलाओं का आंकड़ा था 28। 2013 में 166 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और यह आंकड़ा जीत का पहुंचा 28। 2018 में 189 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और जीतने वाली महिलाओं की जो संख्या थी वो थी कुल 24। तो ये डेटा आपके लिए समझना इसलिए भी जरूरी क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर के बातचीत होती रहती है, सशक्त बनाया जाए। और अब जिस तरीके से ये तमाम महिलाओं के जिक्र में आरक्षण का जिक्र हुआ, लागू कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को उनकी पोजीशनिंग क्या दी जा रही है देश में। प्रदेश में, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर तकरीबन 2,51,00,000 महिला मतदाता है, यानी कुल वोटर्स के मुकाबले 48% है। और बीते चुनाव में महिलाओं की कुल संख्या के मुकाबले लगभग 74% ने वोटिंग की। प्रदेश की पहली महिला विधायक थी यशोदा देवी, जो कि 1993 में विधानसभा उपचुनाव में बांसवाड़ा से जीती, जबकि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, जो 2003 में मुख्यमंत्री बनी, जबकि सुमित्रा सिंह 9 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 से 2023 तक की अगर हम बातचीत करें, उसके बारे में अगर डेटा हम समझें तो आप इस तरीके से समझें। 2013 में बीजेपी ने 24, जबकि कांग्रेस ने 26 महिलाओं को टिकट दिया। 2018 में बीजेपी ने 20, जबकि कांग्रेस ने 26 महिलाओं को वहां पे टिकट दिया। 2023 में बीजेपी ने अब तक 124 टिकट घोषित किए हैं, जिनमें 13 महिलाएं हैं। 2023 में कांग्रेस ने अब तक 95 टिकट घोषित किए, जिनमें 14 महिलाएं हैं। आगे आने वाली लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस कितनी महिलाओं को मौका देती है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल घोषित उम्मीदवारों में कांग्रेस ने 10.48%, जबकि बीजेपी ने 14.73% महिलाओं को मौका दिया है। और ये कितना काम करेगा, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और सियासी खबरों का जिक्र करते हैं। देखिए, सियासत में एक कहावत कही जाती है कि अगर लखनऊ को जुकाम हो जाए तो छींके दिल्ली तक आती है। उत्तर प्रदेश का देश की सियासत में असर ही कुछ ऐसा है। 80 लोकसभा सीटों और 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों वाला ये राज्य ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता क्लियर करता है। सियासी जानकार कहते हैं कि जिसने यूपी और बिहार को साध लिया वो देश की गद्दी का हकदार हो जाता है। बीते 2 चुनाव 2014 और 2019 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ खड़ी नजर आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 16 सीटें ऐसी भी थी जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसलिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और पुख्ता कर दिया है। गाजियाबाद में 2 दिवसीय मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के लोकसभा क्षेत्रों के विस्तारक शामिल हो रहे हैं। संगठन का शीर्ष नेतृत्व उन्हें ट्रेनिंग देगा कि चुनाव की तैयारियां किस तरीके से करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं इस बार होनी चाहिए। बीएल संतोष और सुनील बंसल यहां ट्रेनिंग देते नजर आएंगे। 30 और 31 अक्टूबर को बीजेपी के लोकसभा विस्तारकों की अहम बैठक होनी है।
गाजियाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज मोहन नगर में ये बैठक होगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष की मौजूदगी होगी। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह यहां शिरकत करते नजर आएंगे। लोकसभा विस्तारक ट्रेनिंग के बाद विधानसभा विस्तारकों की यहां पर बैठक की जाएगी, जिसमें समीक्षा होगी। भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। 3 बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत गाजियाबाद से हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के प्रशिक्षण की शुरुआत गाजियाबाद से हुई। वेस्ट में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में इनमें से 19 सीटें बीजेपी ने जीती, 4 सीटें सपा के खाते में और 4 सीटें बसपा के खाते में गई। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 136 में से 94 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 लोकसभा सीटों पर अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी है और इस क्षेत्र में किसान और जाट प्रमुख हैं। आरएलडी और सपा का यहां गठबंधन है। ऐसे में बीजेपी इस क्षेत्र में पूरा जोर लगा रही है ताकि 2024 में वो 27 की 27 सीटों पर जीत हासिल कर सके। रामपुर के सियासी गलियारों में अक्सर एक नारा गूंजता था, धरती, जमीन, आसमान, आजम खान, आजम खान। आज पूर्व मंत्री आजम खान के सियासी तारे गर्दिश में हैं। जिंदगी के 75वें वर्ष में आजम खान 7 साल की सजा पाकर सीतापुर की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आजम खान पर उत्तर प्रदेश सरकार का शिकंजा कमजोर हुआ हो ऐसा कतई नहीं है, बल्कि एक्शन लगातार जारी है। आजम खान के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। आजम के करीबी ठेकेदार को झील के सौंदर्यीकरण का ठेका मिला। ठेकेदार ने झील और पिकनिक स्पॉट के बजट को जौहर यूनिवर्सिटी में खर्च कर दिया। आयकर के छापों में तमाम वित्तीय अनियमितताओं का पता चला। रामपुर में ज्यादातर सरकारी ठेकों पर आजम का दखल था। आजम के ही करीबियों को ठेके अलॉट होते थे। सरकारी कामों का ज्यादातर बजट जौहर यूनिवर्सिटी में खर्च हुआ। सरकारी काम अधूरे रहे, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे रहे। ठेकेदारों को सरकारी काम दिलाने के एवज में भी आजम ने रकम वसूली। सांसद और विधायक निधि के पैसों का इस्तेमाल भी जौहर यूनिवर्सिटी में किया गया। निधि का काम कराने वाले 6 ठेकेदार आईटी के निशाने पर हैं और अब अधिकारियों पर भी शिकंजा तेजी से कसा जा रहा है। यानी बात बिल्कुल साफ है कि आजम खान के ही इशारों पर रामपुर में सरकारी काम के पैसों में बंदरबाट हुई और उस रकम को जौहर यूनिवर्सिटी में खर्च किया गया। यानी अगर जांच में ये ठेकेदार और अधिकारी दोषी पाए गए तो सवालों की सुई सलाखों में कैद सियासत के सिरमौर रहे आजम खान तक सीधा पहुंच जाएगी। आपको सीधा अमेठी लिए चलते हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जी, प्रदेश के हमारे औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, लदानी ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, अमेठी जनपद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस नए निवेश के लिए मैं स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों को के साथ ही आप सभी अमेठी वासियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए लदानी ग्रुप को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये बॉटलिंग प्लांट प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट की उस पॉलिसी का हिस्सा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रत्येक निवेश, रोजगार और बेहतरीन औद्योगिक वातावरण देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में जो यहां की आवश्यकताएं थी 2017 के पहले ये सब सपने हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, ये लोगों के लिए कल्पना थी। लेकिन 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद
आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। टिकट बंटवारे में महिलाओं को नहीं मिलता पूरा हक। आजादी के बाद से राजस्थान में 185 महिलाएं ही पहुंच पाई हैं विधानसभा। अब तक 9 महिलाएं ही उपचुनाव में जीत हासिल कर पाई। साल 2013 में बीजेपी ने 24 और कांग्रेस ने 26 महिलाओं को टिकट दिया। साल 2018 में बीजेपी ने 20 जबकि कांग्रेस ने 26 महिला प्रत्याशी उतारे। साल 2023 में कांग्रेस ने घोषित 95 प्रत्याशियों में 14 महिलाओं को मौका दिया। बीजेपी ने अपने 124 घोषित उम्मीदवारों में से 13 महिलाओं को ही टिकट दिया। और अब खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। अगर शिंदे अयोग्य होते हैं तो एमएलसी चुने जाएंगे और सीएम बने रहेंगे, फडणवीस की तरफ से कहा गया। अजित पवार अपने समर्थकों के साथ सरकार में हुए थे शामिल। 2 जुलाई 2023 को शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए थे। अटकलें हैं कि अजित पवार अगले सीएम बन सकते हैं। अटकलें हैं कि याचिका की सुनवाई में शिंदे गुट के एमएलए अयोग्य हो सकते हैं।